नमस्कार। आज है रविवार, तारीख है 26 जुलाई 2020। मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं आपके बीच कल फिर आऊंगा और मैं आ गया। मेरे बड़ों को सादर प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अजय भट्टाचार्य, और आपके बीच लेकर के आया हूं समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का 10वां अंक। आज के हमारे इस अंक की हम शुरुआत करेंगे विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति एवं संस्कृत के विद्वान डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी के साथ। डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी ने समावर्तन हिंदी मासिक पत्रिका के ऊपर संस्कृत में एक रचना लिखी। आइए सुनते हैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी से उनकी ये रचना। समावर्तन संस्कारो यथासीत् श्रेयसे सताम तथास्तु प्रेयसे तेषाम समावर्तन वाङ्मयम्। अर्थात जिस प्रकार समावर्तन संस्कार विद्वानों के लिए श्रेयस्कर था, उसी प्रकार समावर्तन पत्रिका का साहित्य उन विद्वानों के लिए प्रीतिकर हो। मैंने कल आपको हमारी पीशी कुसुम खेमानी जी का परिचय दिया था। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण परिचय उनका और भी है। कुसुम खेमानी जी भारतीय विद्या परिषद कोलकाता की कर्ता धर्ता हैं, और उनका जो लेखन है, उनकी जो रचनाएं हैं, उसका केंद्र बिंदु है नारी सशक्तिकरण। आज जो कहानी हमको कुसुम खेमानी जी सुनाने जा रही हैं, उसका शीर्षक है रश्मि रथिमा, अ सरोगेट मदर। आमंत्रित करता हूं पीशी को, कुसुम खेमानी जी को, कि वो आए और अपनी कहानी आपको सुनाएं। रश्मि रथी माँ, ये एक सरोगेट माँ की कहानी है। मुझे पता नहीं क्यों शुरू से ही किराए की कोख स्त्री पे एक लांछन सा लगाती प्रतीत होती थी, और मुझे लगता था कि हम यह फतवा देकर स्त्री की शक्ति को कम कर रहे हैं। इसी की उपज है यह कहानी रश्मि रथी माँ। सबीना, ओ सबीना, अरे कम वक्त कहाँ हो, मैं कब से चीखे जा रही हूँ। सबीना, बिल्किस आपा करीमगंज वाले सेंटर में अलमारी के नीचे घुसी हुई तारे सलमे कंदले के ढेर में बुलियन को ढूंढ रही थी, जो ढेरों झक मारने के बावजूद उनके हाथ नहीं आ रहा था। 11 बज रहे हैं, लड़कियों का हुजूम आने वाला है। यदि आते ही हाथ में काम न पकड़ाया तो सब की सब ही थी में लग जाएंगी, और फिर गया आधा दिन भांग के भाड़े। तभी एक चहकती हुई आवाज़ आई, सलाम आलेकुम आपा, सलाम आलेकुम। मनुष्य स्वभाव इतना विचित्र होता है कि वह असंभावित खुशी को न तो सुन पाता है न देख पाता है। इसलिए बिल्किस भी एक पल मात्र गंवाए बिना ही उसी लगन से अपने काम में बची रही। दोनों हाथ, सिर, आंखें सब कुछ उसी ड्रॉअर में घुसाए, पर वह जिद्दी आवाज़ कुछ ऊंचे स्वर में फिर से सुनाई पड़ी, सलाम आलेकुम आपा। अपनी उंगलियों से सूत की लच्छियाँ और डोरे छुड़ाकर उन्हें जोरों से वापस ड्रॉअर में पटक बिल्किस ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। सबीना, बस कोई काम न धाम, जब से सलाम की रट लगा रखी है। गोया सलाम न हुई, काम न करने का बहाना हुई। मैं जब से आपके नाम के मनके फेर रही हूँ, और आप है कि नेपथ्य में जोरों की हंसी की आवाज़ सुन आपा ने घूर कर सलाम वाली को देखा तो अचकचा गई। या खुदा, क्या ये हमारी कोई मददगार है जिनसे मैं इतनी बदतमीज़ी से पेश आई हूँ? यह सबीना तो नहीं है।
बिल्किस के असमंजस को भांप वह नारी मूर्ति आगे बढ़ी और उसने श्रद्धा और अपनेपन से बिल्किस के गले लगते हुए धीमे से कहा, आपा, आपकी अपनी जाहिदा। याद आया या कुछ और? जाहिदा। अब बिल्किस उसे एकटक घूर रही थी। दरअसल बिल्किस की आंखें जाहिदा के चेहरे पर स्थिर थीं, पर उन आंखों में सिनेमा की तरह दृश्य पर दृश्य आ रहे थे। जाहिदा रहमान की पूरी जीवनी का रंग वैसा ही था जो आम तौर पर न्यूनतम साधन वालों का होता है। रहमान के पास न कोई ज़मीन जायदाद थी और न ही गाय भैंस कि गांव में पेट पाल सकता, इसलिए शहर आ गया था। पर यहाँ भी वही ढाक के 3 पात, न तो अनपढ़ को नौकरी और न ही रेजा मजदूरों की ज़रूरत। छिटपुट काम से 6 प्राणियों का पेट कैसे भरे? जाहिदा घरों में झाड़ा पोछा कर कुछ कमा भी ले तो बच्चों को कहाँ छोड़े, और ऊपर से अल्लाह का कहर कि इन पेटों को ही पानी नहीं है कि एक नया बच्चा पेट में आ गया है। क्या क्या कहती हुई बिल्किस लगभग चीखती सी बोली, माथा खराब है तुम लोगों का। तुम लोग आदमी हो कि कसाई? दमादम औलादें जल रहे हो भूखा मरने के लिए। या खुदा रहम कर इन बेवकूफ़ों पर। कहते हुए उन्होंने अपना दाहिना सिर दाहिने हाथ से पकड़ा और अपलक दृष्टि से मेज को देखने रही। कमरे में सन्नाटा छा गया। जब उन्होंने पूछा कि कितने दिन चढ़े हैं तो जाहिदा का यह जवाब कुछ तसल्ली बख्श था कि थोड़े ही दिन चढ़े हैं। इसलिए बिल्किस ने आगे की योजना बनानी शुरू कर दी। इस क्रियान्विति के दौरान बिल्किस का साबिका कई तथ्यों से बढ़ा। उसे पता चला रहमान और जाहिदा इन दिनों निरंतर अपना खून बेच रहे हैं ताकि बच्चे 2 जून पेट भरकर खा सकें। फुटपाथ पर सोते हुए बच्चों की पहरेदारी, खासकर सुंदर बेटियों की, कितनी कठिन है, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। इसलिए रहमान ने किडनी का एक दलाल ढूंढ निकाला है जो कम भाड़े में एक कोठरी दिलवा देगा। यह चौंकाने वाली खबर सुनकर बिल्किस ने माथा ठोक कर तड़प कर कहा, बस, अब बस करो। मैं सारी कहानी समझ गई हूँ, अब मुझे फटाफट काम करने दो। हाँ, मेरी आदत तानाशाही की है। यदि तुम लोगों को मुझ पर पूरा भरोसा है तो बिना प्रश्न पूछे जैसे मैं कहूँ वैसे ही सारे कामों को अंजाम देना, वरना इंशाअल्लाह तुम अपने काम लगो, मैं अपने। जाहिदा और रहमान वैसे ही बिल्किस के पुराने भक्त थे, और वैसी घड़ी में जब वे सपरिवार बीच मझधार डूब रहे हैं तो बिल्किस बेगम डूबते का तिनका नहीं, पूरी की पूरी नौका बनी हुई हाजिर है। तो भला उन्हें क्या उज्र होता? उनकी एक जोरदार हाई के साथ सभा का समापन हो गया। आपा, दरअसल आप लोग खुद नहीं जानते कि आप लोग चाहते क्या हैं। एक और तो जब कोई धनाढ़ महिला आपके केंद्र को दान देती है तो आप उसे सर आँखों पर बैठा लेती हैं, और यदि एक स्त्री किसी और को खुशियाँ देकर उसके घर को आनंद के प्रकाश से भरकर अपने लिए भी रोशनी के कुछ कण ले आती है तो आप उसे धिक्कारती हैं। क्या यह विचारों का दोगलापन नहीं है आपा? आपके इस छोटे से वाक्य ने मेरे मन पर ऐसी चोट की है कि आप अंदाज नहीं लगा सकती। मैंने सोचा था आप जैसे खुले दिमाग की समझदार औरत मेरी पीठ थपथपाएगी, पर आपने तो मुझे रसातल में पहुंचा दिया। आपा, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। कहती हुई जाहिदा धीरे से उठी और भारी कदमों से वहाँ से चली गई। किसी को पता नहीं वह कब तक यूं ही बैठी देखती रही शून्य को। जब किसी ने आकर बत्ती जलाई तो चौंक कर झटके से उठी और अपनी प्राण सखा आरती के घर चली गई। उसने जब डुप्लीकेट चाबी से फ्लैट खोलकर आरती का घर खोला तो वहाँ फ़ोन घनघना रहा था। बिल्किस ने फ़ोन उठा लिया और हेलो कहते ही उस पार से आवाज़ आई, ए बीननी सुन,
एक बहुत बढ़िया खबर देनी है तन्ना। मामी जी मैं बिल्किस। अरे बिल्किस बेटा, आरती ने भी बोल दूसरो फोन उठावेगी। चौक होयो कि तू अठे ही है, ने तो तन्ने भी फोन करती। फोन की घंटी सुनकर आरती दूसरा फोन उठा चुकी थी। उसने लाड से कहा, मामी जी प्रणाम, सुनाओ के बढ़िया खबर है। मैंने झोली फैला रखी है। बीनी, अदिति और निकुंज का आज खूब सोनो सुंदर बेटो हुयो है। मामी जी गजब, बहुत बधाई कि 18 बरस बाद यो दिन आयो। इतना सुंदर माँ बाप, इतो धन। मामी जी बहुत ही बढ़िया खबर सुनाई। डॉक्टर पारेख से इलाज करायो थो के? ये लो विलायत गया था, किससे फायदो हुयो? ए भाई, ना तो पारेख न विलायत, कोई से ही फायदो को नहीं होयो। अपा तो मुन्ना न सरोगेट करायो है। मामी जी, सरोगेट बच्चों नहीं माँ हुआ है। ए भाई, इतो तो मन्ना बेरो को नहीं, पर एक ही बात है, बच्चों सरोगेट हो चाहे माँ, आपने लिए एक ही बात है। इन्हीं मामी जी ने अपने खुशी से सराबोर शब्दों में अदिति की माँ बनने की पूरी कहानी यह कहने के बावजूद भी सुनाई कि मामी जी बहुत पिसा लगेगा, STD है। आश्चर्यजनक ढंग से छोटे छोटे एकाध अपवादों के सिवा यह कहानी हूबहू जाहिदा की कहानी थी। वही कोई बाहर वाली एजेंसी, माँ का चुनाव, घर वालों की देख रेख, सारी बातें यकसा थी। उन्होंने यह भी बताया कि खर्च तो बहुत हुआ, पर इस तरह का खर्च तो वे सारी दुनिया में डॉक्टरों को दिखा दिखा कर कई बार कर चुके थे और साथ ही समय और अर्थ की हानि भुगत चुके थे। इतने सुंदर नतीजे के सामने उनके लिए रुपया क्या चीज़ है? उनका अंतिम वाक्य था, हम सब तो दिन रात उस औरत को असीसते रहते हैं जिसने इस घर को इकलौता चिराग देकर निराशा के अंधकार की जगह उजाला ही उजाला भर दिया है। आरती हूँ हाँ करती जा रही थी और दूसरा फोन पकड़े बिल्किस क्रमशः बर्फ की तरह गलती हुई पानी होती जा रही थी। उसकी आंखों पर से एकांगी ज्ञान के अहंकार का पर्दा हट रहा था और उसका स्थान स्वयं की लानत मलामत ले रहा था। बिल्किस को अपने किए पर गहरा पछतावा हो रहा था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने जाहिदा का वह अविश्वास सा भरा सहमा सा चेहरा घूम रहा था। पैर के अंगूठे से उसका जमीन को कुरेदते हुए जमीन को पकड़ने की चेष्टा करना, आंखों के कोरों तक आए टलटल आंसुओं को थामने की चेष्टा करना आदि दृश्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। आरती और बिल्किस दोनों ही फोनों को हाथ में थामे किसी भावलोक में खोई हुई थी कि उस तंद्रा को चीरती बिल्किस की आवाज़ गूंजी, आरती चल उठ, तुरंत जाहिदा के घर जाना है। उसका घर तेरे घर के आसपास ही है, विद्यासागर सेतु के नीचे ही कहीं। ठहर, उसने पता दिया था। बिना आपस में कोई बात के दोनों उठी और चल पड़ी। आरती ने रास्ते में बच्चों के लिए चॉकलेट और मिठाई का एक बड़ा डब्बा खरीद लिया। नई बस्ती में बने एक 4 मंजिले छोटे मकान में तीसरे तल्ले पर 2 बेडरूम के फ्लैट की घंटी बजाते ही सामने से एक प्यारी नवयुवती आ खड़ी हुई। पहले उसने आदाब बजाया और फिर नमस्ते करते हुए कहा, आंटी भीतर आइए, माँ अभी आ रही है। फ्लैट की सज्जा अति साधारण, अति सुघड़ता का परिचय दे रही थी। इतने में साफ सुथरे कपड़ों में, सर पर हेलमेट लगाए, हाथ में ब्राउन ब्रीफकेस लिए रहमान मुस्कुराता हुआ सामने आ खड़ा हुआ। वह बिल्किस और आरती की उपस्थिति से इतना गदगद था कि उसका प्रेम उसे बौराए दे रहा था। उसकी भंगिमा ऐसी थी मानो उसके वर्षों से साधे हुए भगवान अकस्मात उसके यहाँ आ गए हों। कुछ स्थिर होकर उसने बताया कि यह फ्लैट बनने से पहले ही बुक कर लिया गया था, इसलिए ठीक ठाक दाम में मिल गया। बिल्किस के दिमाग में फिर जाहिदा को कहे हुए अपशब्द गूंजने लगे।
लेडी मैकबेथ की तरह ही उसके हाथों से भी चिपका हुआ खून छुड़ाए नहीं छूट रहा था कि तभी चाय की ट्रे लिए जाहिदा आ गई। उसके कमरे में घुसते ही बिल्किस को लगा मानो वह पूरा कमरा एक पवित्र उजास से भर गया है। जाहिदा उसे माँ धरती के मानिंद लगी, जो सबका कष्ट झेल कर भी सबके जीवन को खुशहाल करती है। माँ को भगवान के समकक्ष माना गया है, पर जाहिदा तो माँओं की माँ है, उन सब दुखियारी स्त्रियों की माँ है जिनकी जिंदगी को उसने अपने वरद हस्त से शिव की तरह संतान का दान देकर तृप्त किया है। यदि यही भ्रष्ट होना है तो एक कानून बनाना चाहिए कि इन भ्रष्ट महिलाओं को समाज में अभिनंदित किया जाए, इन्हें बड़ी उपाधियों से नवाजा जाए। आखिर ये वह काम कर रही हैं जिसे करने में स्वयं भगवान असफल रहे हैं। ये देवी हैं प्रकाश की। किराए की कोख जैसे घटिया शब्द का प्रयोग कर आप अच्छाई की परिभाषा मत बदलिए। ये प्रतीक है श्रद्धा की, ममता की। ये जननी है, ये माँ है, सार्वभौम माँ। हमारा तीसरा सेगमेंट है युवा कवियों का, और युवा कवियों को हमारे बीच लेकर के आते हैं हमारे अभिन्न मित्र निरंजन श्रोत्रिय जी। निरंजन जी आइए और कुछ अच्छी नई कविताएं अपने कवियों को लेकर के हमें सुनाइए। नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं समकालीन हिंदी कविता के एक और महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हरिओम राजौरिया को। हरिओम राजौरिया के 3 कविता संग्रह हैं, हंसी घर, खाली कोना और नागरिक मत। कवि होने के साथ साथ ही हरिओम की रंगकर्म में गहरी रुचि है और इप्टा से वे संबद्ध हैं। जनगीत बनाते हैं, जनगीत की धुनें तैयार करते हैं और वागीश्वरी पुरस्कार से सम्मानित हैं। हरिओम की कविता को यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि खांटीपन इन कविताओं में है और दरअसल ये सच्चे अर्थों में मनुष्य की पीड़ा और जन पक्षधरता की कविताएं हैं। वे बताती हैं हमें कि मनुष्य की पीड़ा को किस प्रकार से कविता अपना स्वर देती है। तो सुनते हैं आज हरिओम राजौरिया की कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है मुक्ति का सपना। जो हिंसक थे नहीं बन सके कभी माँ की कहानियों के पसंदीदा पात्र, चिड़ियों की, बंदरों की, सियारों की, राजा रानी, पहाड़, झरनों, वनों, वनस्पतियों की, विविधताओं की, जन की, मन की, जीवन की, कैसी कैसी कहानियां थी माँ के पास। कल्पनाओं के इतने बड़े संसार में एक मामूली गौरैया सबसे चहेती थी और बार बार उपस्थित हो जाती माँ की कहानियों में। घमंडी हाथी की एक कहानी में जब वह पेड़ के तने से खुजलाता पीठ और पेड़ पर बने घोंसले में बैठे चिड़िया के बच्चे भय से कांपते और हिलते पेड़ के साथ साथ, तब चिड़िया हाथी से लड़ने खड़ी हो जाती। उसके इस कृत्य पर उसे ललकारती। सुनने वाले जब खिलखिलाकर हंस पड़ते, जब अपनी जुगत से चिड़िया जीत जाती इस लड़ाई में। जंगल के राजा शेर को अपने पद अनुरूप माँ की कहानियों में कभी मिल नहीं सका यथोचित सम्मान। माँ के कल्पना संसार में काबुल के घोड़े थे, 56 प्रकार के व्यंजन खाते चापलूस थे, भय था, आशा थी, अंधकार और सपने भी थे। भीतर से डरे हुए शेरों और मतिमंद राजाओं की अनेक कहानियां थीं। मूर्ख राजा माँ की कहानियों से होते हुए दर्ज हुए थे हमारी बाल स्मृति में। कोए उड़ाने वाली बहिष्कृत रानियां, हाँफती भागती लौंडिया और दासियां और तमाम सताए हुए जन जो कहानियों में अयोग्य राजा की प्रजा थे।
सुरंगें, अटारियां, कुएं, खंदक, जलाशय, पता नहीं क्या क्या कहानियों के उस चमकदार और रहस्यमयी संसार में। ऐसा सुंदर संसार था माँ की कहानियों में, जिसने डर से बाहर निकलना सिखाया। अनपढ़ माँ की कुछ कवितानुमा कहानियों में चालाक कौए के लिए गालियां थीं और बड़बोली चुईया के प्रति करुणा का भाव था। आप पक्षियों के साथ गा सकते थे, उनके साथ साथ उड़कर छू सकते थे पहाड़ों की ऊंचे से ऊंची चोटियों को। कुछ देर के लिए अपने डर को, अभावों को भूल सकते थे और मुक्ति का सपना भी देख सकते थे। दूसरी कविता का शीर्षक है कविता की संभावनाएं। सच्चाई से मुंह चुराने से, शब्दों की तिकड़म भिड़ाने से, दूर की कोड़ी लाने से, नए विषयों की पकड़ बनाने से, अकेले में बड़बड़ाने से कविता तो नहीं होती। कविता तो कठिन परिभाषाओं के नीचे कहीं दब कर रह जाती है। पहले पहल चलना सीख रही एक बच्ची की किलकारी में होती है कविता। आप चलें, आप आगे चलें कहने वाले एक बूढ़े की थकान में होती है कविता। बुरी आवाज के होने के बावजूद जो बार बार गाने की कोशिश करता है, उस कोशिश में होती है कविता। रस लोलुपता की चाह से, भाषा से पैदा किए गए चमत्कार से, मजलूमों पर हंसने से, अत्याचारियों का पक्ष करने से चला जाता है कविता का तेज। जुलूस की शक्ल में चल रही भीड़ के बीच से असहमति और मनुष्यता के पक्ष में उठता है एक हाथ और करता है सवाल। इन सवालों को जो अच्छाई पैदा करती है, उस अच्छाई के भीतर ही कहीं दबी होती है कविता। खलबंधन करने से, गुपचुप बने रहने से, हृदय परिवर्तन की अभिलाषा से, आभार प्रदर्शन की विनम्र भाषा से, वृद्धावलियों के गान से, पैर धोकर पीने के अभियान से कविता तो नहीं होती, कविता तो नहीं होती। मैं आज का हमारा ये 10वां अंक 10th एपिसोड पूरा करूं, उसके पहले जो मैं हमेशा कहता आया हूं कि थोड़ा सा हमारा साथ दे करके अपनी रचनाएं, अपनी कविताएं, अपनी कहानियां, अपने लेख हमें भेजिए। और हाँ, अगर आपके पास हमारा पता न हो तो मैं फिर से बता देता हूं। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। और यूट्यूब और फेसबुक पर तो हम हैं ही आपके साथ। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अगले शनिवार को आप मेरा इंतजार करिएगा। मैं एक नया अंक 11वां अंक लेकर के आपके बीच आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।